हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई कैन। वैदिक सभ्यता का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। आपने देखा था कि वैदिक काल का समय क्या होता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। फिर उसको दो पार्ट में विभाजित किया गया था। पहला था ऋग वैदिक काल, जिसका समय था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था 1000 बीसी से 600 बीसी तक का। तो आज के सेशन में हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के टाइम के लोगों के आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आखिरी में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं और एग्ज़ाम में आने की उनकी 100% संभावना है। तो पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर हम देखेंगे सामाजिक स्थिति। तो एक एक करके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक टाइम पे जो परिवार हुआ करते थे वो पितृसत्तात्मक थे। वहीं हमने सिंधु सभ्यता में देखा था कि वो सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पे है पितृसत्तात्मक। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था। किस नाम से जानते थे, कुलप के नाम से जानते थे। सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। विवाह की स्थापना यहीं से होना चालू हुई। मतलब विवाह होने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई थी, वैदिक सभ्यता से। वो भी कब से, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के टाइम से स्टार्ट हुई थी। और इस टाइम कुछ कन्याएं क्या रहती थी, शादी नहीं करती थी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। मतलब वो ब्रह्मचारी रहती थी और लंबी उम्र तक या तो शादी नहीं करती थी। तो ऐसी कन्याओं को अमाजु कहते थे। अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध नहीं था, वो अलग अलग जात में भी विवाह कर सकते थे। विधवाएं भी विवाह कर सकती थी। स्त्रियों का पुनर्विवाह भी होता था। अब ये तीन नाम ध्यान रखेंगे, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ये विदुषी महिलाएं थी, ये श्रेष्ठ महिलाएं थी इस टाइम की। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे। ओवरऑल ये बात है कि इस टाइम में मतलब ऋग वैदिक काल में विधवाएं विवाह कर सकती थी और पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइम पे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, कि कोई पाबंदी नहीं थी। ऋग्वैदिक टाइम पे राजा सबकी रक्षा किया करता था और राजा की सहायता के लिए 4 सभाएं बनाई गई थी। एक का नाम था समिति, सभा, विधव और गण, जिसमें से सभा और विधव में स्त्रियां अलाउ थी। मतलब स्त्रियों को भी अनुमति थी कि वो राजा की सहायता कर सके। अब समिति क्या होता है, समिति जो रहती है आम सभा रहती है, मतलब आम लोगों की सभा। और सभा क्या होता है, कुलीनों की सभा होती है। मतलब जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं उन लोगों की सभा को बोलते हैं हम सभा। विधव कौन सी सभा होती है, जिसमें कुछ लोग लूटपाट करते थे या कृषि से जो उपज होती थी उसका बंटवारा करते थे, वो विधव सभा कहलाती है। गण कुलीनों की सभा है। इसमें से हम 2 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि समिति और सभा 2 पुत्रियां कहलाती है। किसकी कहलाती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, और आप जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव लगाना चाहें वहाँ से लगा लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन इस दोनों पार्ट में कवर हो जाएंगे। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है, हमने 4-5 वीडियो डाली है। पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस किया है, सेकंड में सिंधु सभ्यता देखी है, थर्ड सेशन में हमने सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 देखा है, फोर्थ में हमने MCQs देखे हैं सिंधु सभ्यता के, फिफ्थ में हमारा वैदिक सभ्यता पार्ट 1 था, और ये 6th वीडियो हमारा वैदिक सभ्यता पार्ट 2। तो आप वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिए। स्टडी आई कैन चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसमें देखेंगे तो टॉप पे ही आपको हिस्ट्री की क्लासेस दिख जाएंगी। आप वो सारी क्लासेस पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके MCQs भी लगाइए। तो सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां कहलाती है, प्रजापति की कहलाती है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि समिति और विधव दोनों में स्त्रियों का योगदान रहा है। मतलब स्त्रियां पार्टिसिपेट कर सकती थी, स्त्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब इसके अधिकारी जो थे राजा के, वो क्या कहलाते थे, रत्नी कहलाते थे। ये आपको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे कि इनके प्रमुख देवता कौन थे। तो इनके प्रमुख देवता इस टाइम पे मतलब ऋग वैदिक काल में, आप ये ध्यान में रखना कि ये ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता अलग है और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता अलग है। तो इनके प्रमुख देवता मतलब ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
वास, अधिवास और नीवी, ये 3 टाइप के वस्त्र पहने जाते थे। अब नीवी कौन से वस्त्र थे? जो कमर से नीचे पहने जाते हैं वो वस्त्र हम कहते हैं नीवी को। वास कौन से थे? जो कमर से ऊपर पहने जाते हैं उसको वास कहते हैं। और अधिवास या अतक या द्रापी, ये वस्त्र क्या कहलाते हैं? जैसे ओढ़नी हो गई, चादर हो गया, जो ऊपर धारण किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिवास। तो आप ध्यान में रखेंगे कि वास, अधिवास और नीवी तीनों क्या थे? वस्त्र थे। और इनके देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस समय में पशुओं की बलि दी जाती थी। पशु हत्या करते थे, उनकी बलि देते थे, भगवान को चढ़ाते थे। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी, मतलब स्त्रियों पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। मतलब आप अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है स्त्रियों से रिलेटेड तो आप यही लिखेंगे, उसमें यही टिक करेंगे कि उनको पुनः विवाह की भी आज़ादी थी और विधवाएं विवाह कर सकती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियाँ पढ़ाई लिखाई भी करती थी। मतलब फिर देखेंगे कि आर्य लोग क्या थे? जनों में विभक्त थे और इनके मुखिया को क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। इनका मुख्य पदाधिकारी कौन था? पुरोहित कहलाता था। यहाँ पे मृत्युदंड भी दिया जाता था, अग्नि परीक्षा भी होती थी, जल परीक्षा भी होती थी। और आप एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि मृत्युदंड से ज़्यादा शारीरिक दंड दिया जाता था, ये ज़्यादा प्रचलित था इस टाइम पे। ऋग्वैदिक काल के टाइम पे ही दशराग्य युद्ध हुआ था और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि दशराग्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि कौन सी नदी थी जिसके तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? राजन सुदास और 10 राजाओं के बीच में। अब युद्ध का कारण ये था कि जो राजा सुदास थे उन्होंने पुरोहित नियुक्त किया था विश्वामित्र को और विश्वामित्र की हेल्प से उन्होंने अलग अलग प्रांत जीते थे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया, मतलब विश्वामित्र को हटा दिया और वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो इस कारण से विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में विजय फिर भी सुदास की हुई थी, राजा सुदास की विजय हुई थी और 10 राजाएं विश्वामित्र के साथ जो थे वो हार गए थे। जिले के प्रधान को विषामपति कहते थे या विषपति कहते थे। विष ग्रामों में विभक्त रहते थे और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। मतलब जिले किस में रहते थे? विष में विभक्त रहते थे और विष किस में रहता था? ग्राम में रहता था और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, सम्राट, जनस्य गोप्ता, इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जनस्य गोप्ता किसको कहा जाता था? राजा को ही कहा जाता था। इसके बाद है कि राजन एक प्रकार के कबीले का मुखिया हुआ करता था। जो राजा रहता था वो एक कबीले का मुखिया रहता था। राजा को जनस्य गोपा यानी कबीले का रक्षक भी कहा जाता था। जनस्य गोपा का मीनिंग होता है कबीले का रक्षक। सभा, समिति, विधव, गण जैसे कबीलाई परिषदों के उल्लेख मिलते हैं, जो हमने पहले देखा था कि सभा श्रेष्ठ लोगों को बोलते हैं, समिति किसको बोलते हैं? आम सभा, विधव कुलीन लोगों को और गण भी कुलीन लोगों को। स्पर्श किसको बोलते हैं? गुप्तचर को बोलते हैं। इस टाइम पे जो वर्ड यूज़ किया था गुप्तचर के लिए स्पर्श यूज़ किया था। इस टाइम पे क्या होता था? कोई भी संपत्ति का टैक्स वैक्स नहीं लगता था और राजा इसके बदले में कुछ मांगता नहीं था। लेकिन लोगों ने इतने समझदार थे कि वो अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का एक भाग राजा को दे देते थे और इस भेंट को क्या कहते थे? बलि कहते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि बलि किसे कहते थे, तो आप ये टिक करेंगे कि जो आम लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से अगर एक भाग दे देते थे राजा को तो उसे बलि कहा जाता था इस भेंट को। इसके बाद देखेंगे कि इस टाइम का जो समाज था वो कबीलाई था या समतावादी कहलाता था। यहाँ पे कोई भी नागरिक व्यवस्था नहीं थी या प्रादेशिक प्रशासन नहीं था, ये सब लोग ग्रामीण थे। नागरिक व्यवस्था किस में आई थी? सिंधु सभ्यता में आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो आई थी सिंधु सभ्यता वो कैसी थी? नगरीय थी और जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो कैसी थी? ग्रामीण थी।
और इस टाइम के जो लोग थे वो अपना स्थान एक जगह से दूसरी जगह तक बदलते रहते थे। अब देखते हैं हम भौतिक जीवन के बारे में, इनका भौतिक जीवन कैसा था। तो ये लोग क्या करते थे, पशुपालक थे। अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऋग वैदिक काल में, मतलब पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में ये डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे ऋग वैदिक काल में पशुपालन इम्पॉर्टेंट अपना व्यापार था और इसमें उत्तर वैदिक काल में कृषि बन गया था। फिर सेकंड चीज़ ये है कि गवेषण, गोशु, गव्य, ये 3 वर्डों का प्रयोग किया गया है युद्ध के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान में रखेंगे। लोग मिट्टी एवं घास फूस के मकान में रहते थे। यहाँ पे कोई ईंट वीट का यूज़ नहीं किया था इन्होंने, ना लकड़ी का यूज़ किया था। मिट्टी के घर और घास फूस के मकान बनाते थे। लोहे का यूज़ नहीं किया था, लोहे से ये लोग अपरिचित थे, इनको लोहे का कुछ भी नॉलेज नहीं था। भारत में आर्यों की सफलता के कारण क्या थे, घोड़े थे, रथ थे और तांबे के कुछ हथियार थे। मतलब इनको लोहे के बारे में पता नहीं था, इसलिए इन्होंने तांबे के हथियार का यूज़ किया। एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान मिला है और ये 13 कमरों वाला मकान किसका बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। ये संस्कृति जो थी ऋग्वैदिक काल की वो ग्राम प्रधान थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। यहाँ पे बाल विवाह भी नहीं होता था, 16-17 वर्ष की उम्र में विवाह होता था। सती प्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। आपने देखा ही है कि विधवा विवाह भी किया जाता था यहाँ पे। फिर देखते हैं वर्ण व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण को। तो प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्गों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्म, क्षेत्र और वैश्य। मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ग नहीं है, शूद्र वर्ग नहीं है। तो 3 ही वर्ग में का उल्लेख किया गया था ऋग्वेद टाइम पे। तो 3 ही वर्गों का उल्लेख प्राप्त है ऋग्वेद के टाइम पे, ब्रह्म, क्षेत्र और वैश्य। तो ब्रह्म क्या कराते थे, ये यज्ञों को संपन्न कराते थे, मतलब ब्राह्मण लोग। हानि से रक्षा करने का काम कौन करते थे, क्षत्रिय लोग करते थे। और बाकी जो बचे थे वो वैश्य कहलाते थे। तो हम ये देखेंगे कि एक ही परिवार के लोग ब्रह्म भी हो सकते थे, क्षत्र भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे। हो सकता है कि एक ही परिवार में कोई यज्ञ कराने वाला हो, दूसरा कोई व्यक्ति रक्षा करने वाला हो और बाकी नॉर्मल इंसान हो, कुछ नहीं करने वाला। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ये कोई भी जाति के ऊपर आधारित नहीं थी, ये व्यवसाय पर आधारित थी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ ये है कि गंधार प्रदेश भेड़ों की ऊनों के लिए प्रसिद्ध था। इस टाइम पे भेड़ों की ऊनों के लिए गंधार प्रदेश प्रसिद्ध था। शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रता नहीं लगाई गई थी, मतलब वो वैवाहिक संबंध भी बना सकते थे किसी के साथ भी, और सहभोज मतलब साथ में बैठ के भोज भी कर सकते थे, खाना भी खा सकते थे, कोई छुआछूत भी नहीं थी। तो इसलिए शूद्र लोगों को ये बेकार नहीं मानते थे, अपने साथ में बिठा के खाना भी खिलाते थे और छुआछूत का भी कोई रोल नहीं था उस टाइम। ये लोग जो थे मांसाहारी भी होते थे और शाकाहारी भी होते थे। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। और जो सोम था, तो सोम को एक पेय पदार्थ के रूप में माना जाता था। सोम क्या था, एक पौधे का रस था जो हिमालय के मुजवंत नामक पर्वत पर मिलता था। इस पर्वत का नाम ध्यान में रखेंगे, मुजवंत को। और आप ये कमेंट में एक चीज़ और बताइए कि सोम जो था वो कौन से मंडल में यूज़ किया गया था, मतलब इस वर्ड का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ भी बताई है। वस्त्र कैसे थे, कपास के, ऊन, रेशम, चमड़े से बनते थे और ये लोग सिलाई से परिचित थे, इनको सिलाई आती थी। इसके बाद है कि ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता था, वस्त्र कहा जाता था। वाद्य संगीत में वीणा, तुदुम्बी, करताल, आधार और मृदंग का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वो युद्ध के टाइम पर क्या बजाते थे, तो वो क्या बजाते थे, दुदुम्बी बजाते थे। गविष्टि किसको बोलते थे, गायों की खोज को कहा जाता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। और इस टाइम पे आप ये ध्यान में रखेंगे कि गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु था और इसके अलावा घोड़े भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था और गायों का बहुत महत्व होता था। यमुना की तराई गोधन के लिए प्रसिद्ध थी। पुत्री को दुहिता भी कहा जाता था, जिसका मतलब क्या हुआ, गाय को दूहने वाली। और घोड़ा भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था इस टाइम पे।
ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ठीक है, तो ये 24 बार इस वर्ड का यूज़ हुआ है। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में किया गया है। हमने देखे थे कि कितने मंडल थे टोटल ऋग्वेद के टाइम पे, 10 मंडल थे, और 10 मंडलों में से चौथे मंडल में कृषि का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है वर्ड का। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे वो क्या कहते थे, यव कहते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु कौन सी थी, अयस थी। अयस को हम क्या बोल सकते हैं, कांसा या तांबा, ये भी कंफर्म नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कांसा या तांबा रहा होगा। अब इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है, मतलब जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद में कपास या रुई का उल्लेख प्राप्त नहीं है, मतलब ये रुई और कपास का उल्लेख कोई भी प्राप्त नहीं है कि ये लोग यूज़ करते थे या नहीं करते थे। व्यापार अधिकतर पणी लोगों के हाथ में था, मतलब व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, पणी कहलाते थे। ये क्वेश्चन MPPSC में आया है, उसमें ये क्वेश्चन आया है। व्यापार वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, उस टाइम पे क्या मुद्राएं नहीं चलती थी, सिक्के नहीं चलते थे, तो ये लोग क्या करते थे, एक वस्तु अपने घर की देते थे और दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले लेते थे, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय। इसके आधार पे क्या होता था, व्यापार होता था। ज़्यादा ऋण देने जो लोग देते थे उन्हें क्या कहते थे, वेकनॉट या सुदखोर कहा गया है। अग्नि को पथ का निर्माता या पथिकृत कहा गया है। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन अभी नहीं हुआ था, जो हमने देख लिया कि बार्टर सिस्टम में ये इसीलिए मुद्राओं का नहीं करते थे एक्सचेंज, क्योंकि इस टाइम पे मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। इसमें एक चीज़ हमने देख ली थी कि सर्व प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, जो आगे जाके उत्तर वैदिक काल में चेंज हो गए थे, वो दूसरे देवता को प्रमुख मानते थे। इसे पुरंदर भी कहा गया है, मतलब इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। यह बादल वर्षा का देवता कहलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति के 250 सूक्त है, मतलब 250 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। दूसरा महत्व का देवता किसको कहते थे, अग्नि को कहते थे। यह मानव और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। पहला हो गया हमारा इंद्र, दूसरा हो गया अग्नि, तीसरा हो गया वरुण। तीसरे देवता जो इम्पोर्टेंट थे वो थे वरुण, इनको महत्व दिया गया है। वरुण देवता कौन थे, ये जल निधि का देवता माना जाता था। इसे ऋतस्य गोपा अर्थात ऋतु का रक्षक भी कहा गया है, ऋत का रक्षक भी कहा गया है। इसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक भी माना गया है तथा यह स्वीकार किया गया है कि विश्व में सब कुछ इसकी इच्छा से होता है। किसकी इच्छा से, वरुण की इच्छा से होता है। तो 3 देवता देखे हमने, पहला था इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा है वरुण। ये तीनों देवता इस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। और सोम किसे कहा गया है, वनस्पति के देवता को सोम कहा गया है। मरुत किसे कहा गया है, तूफान का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब तूफान के देवता को बोलते थे मरुत। ऋग्वेद में मंदिरों अथवा मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिला है। अब आप देखेंगे कि ये लोग जो थे ऋग्वेदिक, वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता और एक आकाश के देवता। तो अंतरिक्ष के देवताओं में कौन कौन आते हैं, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवताओं में कौन आते हैं, अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। और आकाश के देवता में कौन आते हैं, सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इंद्र कौन से देवता थे, सबसे पुराने देवता थे इंद्र। अग्नि मध्यस्थ देवता कहलाते थे। वरुण वर्षा के देवता को बोलते थे। सविता चमकता हुआ सूर्य और मित्र उगते हुए सूर्य के देवता को कहा गया है। अश्विन चिकित्सक देवता, पूषण पशुओं का और औषधि का देवता, सोम वनस्पति के देवता को कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। यहाँ हमारा ऋग्वैदिक काल ख़त्म होता है। आखिरी में हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगर बात करें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो उसमें आते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों वेद आते हैं। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आता था, बाकी उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, तीनों ग्रंथ
उत्तर वैदिक काल में आते हैं। कबीलाई तत्व इस टाइम क्या होते जा रहा था, कमज़ोर होते जा रहा था और जितने कबीले वाले थे वो छोटे छोटे कबीले वाले मिलकर एक बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे, मतलब छोटे छोटे कबीले मिलकर जनपद बना रहे थे। जैसे पुरु और भरत मिलकर क्या बन गए थे, कुरु बन गए थे। तुर्वस और क्रीवी मिलकर क्या बन गए थे, पांचाल बन गए थे। ये छोटे छोटे कबीले मिलकर जनपद बनते जा रहे थे। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ था, मतलब इसी काल से हम राष्ट्र वर्ड का यूज करने लग गए थे। विदेह नामक एक राज्य था जिसके राजा को क्या कहते थे, जनक कहते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा को देव पद भी दिया गया, मतलब पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में उनको सिर्फ राजा मानते थे और राजन कहते थे या सम्राट कहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनको देव भी बोलने लग गए थे। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया था। ब्राह्मण के लिए एहि और क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव वर्ड्स का यूज़ किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। आप जानते हैं 16 संस्कार के बारे में, तो 16 संस्कार भी उत्तर वैदिक काल में ही उत्पन्न हुए थे और जिसमें से उपनयन संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में ये भी देखा था कि शूद्र जो लोग थे उन लोगों के साथ भी कोई भी व्यवहार नहीं किया जाता, गलत व्यवहार नहीं किया जाता था। उनके साथ बैठ के खाना भी खाया जाता था, कोई छुआछूत जैसी प्रॉब्लम नहीं थी और उनके साथ विवाह संबंध भी बना सकते थे। लेकिन इस काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि शूद्र जो वर्ण था, चौथा वर्ण था, वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, उसको उपनयन संस्कार के अंदर नहीं माना था और इसी कारण से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन बता दिया गया था। यहीं से जो भेदभाव चालू हुए वो यहीं से चालू हो गए थे। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का यूज हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं के बारे में उल्लेख हुआ है। वो कौन सी 4 क्रिया थी, जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप या नहर का उल्लेख मिलता है। तो सिंचाई ये लोग कैसे करते थे, वर्णाकूप से या नहर से करते थे। हल की नाली को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। इस काल की मुख्य फसल कौन सी थी, धान और गेहूँ थी। और यजुर्वेद में ही ब्रीही किसको कहा जाता था, धान को कहा जाता था। यव जौ को कहा जाता था। माण उड़द को, मूंग की दाल को कहा जाता था। गोधूम गेहूं को कहा जाता था। मसूर, ये सब नाम यजुर्वेद में उल्लेखित है। और साथ में हमें किसका वर्णन भी मिलता है, नहरों का वर्णन भी मिलता है। और हाथी को भी पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं हमें उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभाणों से परिचित थे। एक थे काला लाल मृदभाण, काले पॉलिशदार मृदभाण, चित्रित धूसर मृदभाण और लाल मृदभाण। ये चारों मृदभाणों से परिचित थे। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकरी कहा जाता था। हस्तिनापुर और कौशंबी प्रारंभिक नगर थे जिन्हें आद्य नगरी या प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता था। ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, हस्तिनापुर और कौशंबी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता प्रमुख हो गए थे। सृजन के देवता कौन थे, प्रजापति थे। तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि वहाँ पे कौन से देवता प्रमुख थे, इंद्र थे। और यहाँ पे कौन से हो गए थे, प्रजापति, मतलब इंद्र का स्थान ले लिया था प्रजापति देवता ने। रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता बने थे। पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, शतपथ ब्राह्मण में। और मोक्ष की चर्चा कहाँ हुई थी, उपनिषद से हमें मिली है। अब फटाफट हम एक बार क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, इसका डिटेल में हम आंसर नहीं देंगे, इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये जन्मजात न होकर कार्य पर आधारित थी, मतलब व्यवसाय के ऊपर वर्ण व्यवस्था की गई थी। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे, इंडो आर्य कहलाते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए थे। ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से माना जाता है। ठीक है। आर्य अनार्यों को क्या कहते हैं, दस्यु और दास कहते हैं। आर्य अनार्यों को दस्यु और दास कहते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है।
आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो घोड़े का था। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर रहने लगे थे? तो पंजाब में आकर रहने लग गए थे। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज करी थी इन्होंने। ऋग्वेदिक में संपत्ति का प्रमुख किसे माना गया है? गौधन को माना गया है। आर्यों के समूह को क्या कहते थे? विश कहते थे। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। समाज में कितने आश्रम थे? तो 4 आश्रम थे। एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। कौन सी स्मृति प्राचीनतम थी? तो आंसर होगा मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? रामायण को। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत संस्था थी, वो कहलाती है प्राचीन संस्था। विदत में हमने देखा था कि ये लोग लूटपाट करते थे और उसमें बंटवारा कर देते थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? नृजाति का समूह इंगित करता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द को 36 बार बोला गया है, मतलब उसका उल्लेख किया गया है। ग्रह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और 16 संस्कारों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? उपनयन संस्कार इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखेंगे कि प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम नदियों के क्या क्या थे। तो जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी कौन कौन सी थी? कुबा, सुवस्तु, क्रुमु, गोमती, वितस्ता, आस्किनी, पुरुषनी। ठीक है, तो कुबा नदी किसको बोलते थे? काबुल को। काबुल नदी जो है अभी यूज़ किया जाता है ये नाम, तो कुबा नदी को ही काबुल नदी भी बोलते हैं। सुवस्तु स्वात नदी, क्रुमु कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी, वितस्ता झेलम नदी को बोलते हैं। अस्किनी चेनाब नदी को बोलते हैं। पुरुषनी नदी कौन सी है? रावी नदी को कहा जाता है। विपाशा, शतुद्री, सदानीरा, हर्षद्वती, सुषोष्मा और मरुद्वृद्धा, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो विपाशा नदी को आधुनिक युग में क्या कहते हैं? व्यास नदी कहते हैं। शतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। सदानीरा गंडक नदी, द्वती घग्गर नदी को बोलते थे। और सुषोमा सोहन नदी को बोला जाता था। मरुद्वृद्धा मरुबर्मन नदी को कहा जाता था। तो आप इन नदियों को सिर्फ ध्यान में रखेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको माइंड में याद हो जाएगी। इसके साथ जो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं, क्विक फैक्ट्स कराए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट करे हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड वर्ड है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये सब पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद आप वैदिक काल के MCQs लगाएंगे। MCQs में कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ हमारा वैदिक सभ्यता का ये टॉपिक ख़त्म होता है। 5-6 वीडियो डल चुके हैं हिस्ट्री के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो स्टडी आइकन चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है साइड में ही प्लेलिस्ट का, तो उसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री के 5-6 वीडियोस डले हुए हैं, एक के बाद एक आप उस सारे वीडियोस को पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर MCQ टिक करेंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक, उससे पहले हम देखेंगे MCQs। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। वैदिक सभ्यता के MCQs भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगली बार हम जब MCQs देखेंगे तो आपको वैदिक सभ्यता के दोनों पार्ट्स पढ़ के रखना है। अभी बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने ही वाली है, जैसे कि SSC की दिल्ली पुलिस आने वाली है, कांस्टेबल की आने वाली है, या आप देखेंगे तो जेल प्रहरी आने वाली है MP की। तो ये सब में NTPC है, तो इन सब में आपको हिस्ट्री की नीड बहुत पड़ेगी और इस कारण से आप अभी ज़्यादा हिस्ट्री का पोर्शन नहीं हुआ है, 5-6 वीडियोज़ ही हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए और एक कॉपी पेन पे उन सबको नोट डाउन करते जाइए। तो इसी के साथ हमारा ये वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद जब हम MCQs देखेंगे तो उसमें हम कुछ अन्य पॉइंट्स भी देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब तक के लिए आप सारे वीडियोस देख के रखिए और वैदिक सभ्यता का रिवीजन करके रखिएगा।